जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम डोज में। मैं आदित्य लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में हम शब्द रचना पर बात करेंगे। शब्द रचना जिसमें हमें पता होता है कि कौन से शब्द क्या हैं, जैसे कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है और कौन सा भाषिक है और कैसे इन शब्दों की रचना हुई, तो इनके बारे में बात करेंगे। जितने भी टॉपिक इसमें आएंगे वो सारे मैं अलग अलग कवर करके दे दूंगा, पर अभी शब्द रचना में जितने भी एक साथ आते हैं वो सारे मैं बताऊंगा आपको। ये जो भी सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर है और बीएड की प्रवेश परीक्षा जैसा कि आपको पता है आने वाली है। उसके साथ ही जो हमारे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है प्री, उसका भी पेपर आने वाला है, जहाँ तक संभावित जून या जुलाई में होगा। इसके साथ ही पुलिस भर्ती भी जो जून और जुलाई में संभावित है वो भी इसी में कवर की जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि इसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण। तो शब्द रचना होती क्या है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, और वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। वर्ण तो आपको पता होंगे ना, कौन से? वही स्वर जो है हमारे 11 छोटा बड़ा करके, और जो व्यंजन है 33 का खा गा गा, ये सब जो हैं ये सब वर्ण हैं। और इन वर्णों को मिलाकर जो एक शाब्दिक जिसकी ध्वनि निकलती है, जिसका अर्थ होता है कोई, उसे कहते हैं हम शब्द। जैसे कि यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल में का मा ला, का धन मा धन ला इक्वल्स टू कमल। अब इसका अर्थ क्या होता है? कमल। इस पूरे शब्द का अर्थ कमल जो है कुछ निकल रहा है, जैसे कि वो एक पुष्प है, एक फूल है। ऐसे ही नीचे मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं, जैसे अंबर है, देश है, मनमोहक, राजीव, आजीवन, मित्र, प्रिय। ये सब क्या हैं? ये सब शब्द हैं जो भी हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, या फिर जो भी हम अपने किताब से बुक्स में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं अपनी, वो सारे क्या हैं? शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्द के भेद। शब्द के मुख्यतः 5 भेद हैं कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं आगे। सबसे पहला, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इसमें आते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसके 2 ही भेद हैं मात्र। कौन से? सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सार्थक शब्द पे, कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो वो सार्थक कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय है, जहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, घर जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ अपना मकान बनाते हैं, पुस्तक जिसमें ज्ञान का भंडार होता है पूरा। और कुछ होते हैं निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर वो शब्द हमारे प्रचलन में हैं, जैसे कि जो हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, जैसे कि खटखट, चूं, बोटी, बानी। ये शब्द जो हैं ये हमारे कोई बने तो नहीं है, प्राकृतिक रूप से कोई भी शब्द ये बने नहीं है, पर इनका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को बोलने के लिए। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक, जैसे कि मैंने बताया कि इनका प्रयोग हम अपने वाक्यों में कर लेते हैं। जैसे खटखट मत करो, इसका अर्थ क्या? आवाज़ मत करो। खटखट अब कोई शब्द तो है नहीं खट, पर इसका प्रयोग हमने शोर न करने के रूप में कर लिया, आवाज़ न करने के रूप में कर लिया। आगे चलते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ये इससे पहले जो था वो था वाक्य में प्रयोग के आधार पर, अब है रचना या बनावट के आधार पर। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं शब्द। कौन से 3 प्रकार होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं, जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, अर्थ ना निकलता हो या जिनका अर्थ ना निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक, करेला, दीवार, लंगूर आदि। इनका कोई अर्थ नहीं है, ये किसी न किसी शब्द, किसी न किसी भाव के आधार पर अर्थ इनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे लंगूर क्या है? एक बंदर है। फिर आ जाते हैं यौगिक शब्द पे। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें 2 शब्द अलग अलग होते हैं और उनका अर्थ जो आता है वो किसी तीसरा ही अर्थ हमें बताता है। ज़्यादातर यौगिक शब्द
जो हैं वो हम प्रयोग करते हैं अपने भाषा में। ज़्यादातर यौगिक शब्दों को विभाजित किया जा सकता है और इनके प्रत्येक खंड का क्या होता है, अर्थ होता है। कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता होता है उनके हर एक शब्द का। जैसे कि विद्यालय, तो विद्या का अर्थ क्या होता है, शिक्षा, और आलय का अर्थ होता है जहाँ ग्रहण की जाती है। तो शिक्षा जहाँ ग्रहण की जाती है उसे क्या कहेंगे हम, विद्यालय। ऐसे ही अगला आता है योगरूढ़ शब्द। जब जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन, पीताम्बर, वीणा वादनी आदि। अब देखिए, योगरूढ़ शब्द जितने होते हैं, जितने भी योगरूढ़ शब्द होंगे वो सारे किससे संबंधित हैं, बहुब्रीहि से। बहुब्रीहि समास, समास आपको पता है ना, बहुब्रीहि समास में सारे योगरूढ़ शब्द ही प्रयोग होते हैं जिनका कोई तीसरा अर्थ होता है। दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं पर कोई अर्थ तीसरा निकालते हैं वो। जैसे पंकज, पंकज को हम क्या कहते हैं, कमल। दशानन, 10 सिर हैं जिसके, 10 आनन, तो क्या हो गया, रावण। पीताम्बर, पीला वस्त्र। वीणा वादनी, सरस्वती माँ। तो ऐसे ही वीणा का वादन करने वाली है, वीणा बजाने वाली कौन है, सरस्वती हैं। तो इसलिए जितने भी योगरूढ़ शब्द होंगे वो किसी न किसी विशेष अर्थ को दर्ज करेंगे, वो किसी न किसी विशेष अर्थ को हमें प्रकट करेंगे। और ये आप विशेष ध्यान रखिए कि योगरूढ़ ही बहुब्रीहि हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ऐड जैसे संस्कृत में हैं और वो वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं हमारे, बिल्कुल कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता है, संस्कृत के संस्कृत में ही प्रयोग हो रहे हैं। जैसे अग्नि है, जल है, पर्वत है, ये सब क्या है, ये जो भी शब्द हमें संस्कृत की भाषा से संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं। अब चूंकि सबको पता है कि संस्कृत भाषा जो है वो सभी भाषाओं की जननी है, माता है, तो इसलिए उसी को हम प्रयोग करते हैं तत्सम में। और तत्सम के बाद आ जाता है तद्भव। इन तत्सम शब्दों का अर्थ जिस भाषा में हम प्रयोग करते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि अब जैसे अग्नि है, अग्नि को अगर हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, आग कहेंगे। अब आग जो है वो क्या हो जाएगा, तद्भव। उसके बाद आ जाते हैं पर्वत, पर्वत को कहेंगे पहाड़, पहाड़ क्या हो जाएगा, तद्भव। तो संस्कृत के जो शब्द संस्कृत में ही प्रयोग हो रहे हैं वो कहलाते हैं तत्सम, और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं रूप बदल कर अपना, कैसे, उनका अर्थ जो निकल रहा है उस अर्थ को हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहला रहे हैं तद्भव। उसके बाद आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमने अपने क्षेत्रीय भाषा के आधार पर बना लिए हैं, अपने अपनी क्षेत्रीय, कोई भोजपुरी बोल रहा है तो भोजपुरी में बना लिए, कोई हिंदी बोल रहा है हिंदी में बना लिए, कोई क्षेत्र में जैसे अवधी बोल रहा है तो अवधी में बना लिए, कोई हरियाणवी भी बोल रहा है तो हरियाणवी में बना लिए। तो वो अपने अपने क्षेत्र के आधार पर उन्होंने शब्द बना लिए। जैसे खिड़की है और झुग्गी है, झुग्गी कहते हैं झोपड़ी को, मटका, तोंद, तोंद कहते हैं पेट को, पेट का बाहर निकलना कहलाता है तोंद। हम अपनी जो क्षेत्रीय भाषा उसमें पेट के बाहर निकलने को तोंद कहते हैं, कहते नहीं है कि तुम्हारी तोंद बहुत निकल आई है, तो तोंद का मतलब पेट बहुत निकल आया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो हिंदी में अपनी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं विदेशी भाषा में। जैसे जो भी विदेश में, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम अपने हिंदी भाषा में दैनिक उपयोग में ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर इंग्लिश का शब्द है पर उसे हम अपने, भाई डॉक्टर को हम अपने दैनिक भाषा में प्रयोग कर रहे हैं कि दिखाया और डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर से मिल लो, डॉक्टर से परामर्श ले लो। पर डॉक्टर कोई हमारे यहाँ का तो शब्द है नहीं, डॉक्टर तो अंग्रेजी का शब्द है। स्कूल है, स्कूल, भाई स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय, पर हम स्कूल को स्कूल ही बोल रहे हैं, विद्यालय नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। पेन है, पेन भी अंग्रेजी का है। अब पेन को हिंदी में क्या कहेंगे, कलम, पर हम प्रयोग कर रहे हैं पेन, कि पेन से लिख दें, पेन ले आओ, पेन रख दो। तो ये सब क्या है, ये विदेशी शब्द हैं जो भी हम अपने अंग्रेजी भाषा में या किसी और भाषा में भी हैं, अरबी में है, उर्दू में, फारसी में है, ये सारे क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
जैसे ये एक लिस्ट मैंने दे रखी है, हिंदी में आया, कुछ विदेशी शब्द नीचे दिए गए हैं, तो इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें। और आप इसके अलावा भी और शब्द हैं, ये तो कुछ मैंने शब्द लिख रखे हैं जो पहले से प्रयोग हो रहे हैं। जैसे अरबी में मुकदमा, ठीक है, मुकदमा दर्ज कर दिया हमने। मुकदमा क्या है? अरबी का है। जैसे बीमार है, बीमार क्या है? फारसी का है। अंग्रेजी के मैंने भी शब्द आपको बताए, जैसे बहुत से हैं, टेलीविज़न है, पेंसिल है, बस है, ट्रक है। पुर्तगाली से भी बहुत से शब्द आए हैं, जैसे साबुन, बाल्टी, संतरा, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं, पोर्टुगीज जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में। ये लास्ट वाले तुर्की से हैं। कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक, ये सब क्या है? हम अपने हिंदी भाषा में दैनिक प्रयोग में कर रहे हैं इनका। आप देखिए ना कितने शब्द हैं, और हमको आज तक पता नहीं था इसके बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी जिसको भी PDF चाहिए वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप ज्वाइन बना रखा है, और लिंक भी नीचे दे रखी है। उसके साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल पे भी आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। इसके बाद आते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। तो देखिए, इसमें आ जाते हैं विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे लिंग वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे कि नदी है। अब किसी एक नदी की बात हो, यानी कि किसी एक सिंगुलर या एक लिंग की बात हो, तो नदी हम कहेंगे, जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है, तब यहाँ पे नदी को नदी ही बोला। पर मैं ये कहूँ कि सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुवचन हो गया, वचन बदल गया ना। ये पहले था एक वचन कि एक सिर्फ मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ, अब मैंने सारी नदियों की बात कर ली, तो यहाँ पे लिंग बदल गया। नदियाँ, नदियों, नदी, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियाँ। आप वाक्य के प्रयोग के आधार पर चाहे तो इन्हें बदल सकते हैं, चाहे तो काल के भी आधार पर बदल सकते हैं। जैसे मैं भूतकाल की बात करूँगा कि पहले एक पहाड़ था, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो एक बहुत ऊंची पहाड़ी है। तो इस तरीके से क्या है, ये बदल जाते हैं। जैसे ये संज्ञा के आधार पर बदल गया कि नदी, नदियाँ, नदियों। फिर सर्वनाम के मैं, मेरा, हम। विशेषण के आधार पर छोटा, छोटे, छोटी। क्रिया के आधार पर गया, गई, गए। आप इसको देख लीजिए कि किस तरीके से हम विकारी शब्द बनाते हैं। और अभिकारी शब्द जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से, कि तुम्हारा क्या काल है, क्या वचन है, क्या लिंग है, क्या कारक है, कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपनी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। और ये सारे काय में होते हैं। इनके भी 4 प्रकार हैं, जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोचक है, समुच्चय बोचक है, समुच्चय बोचक और विस्मयादि बोधक। इनके भी अपने प्रकार हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं कि क्रिया विशेषण में कौन से आते हैं। मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, और हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। इसमें अंतर किसका, मैं और हम का। पर अगर देखा जाए तो ये तो विकारी शब्द हो गया, मैं और हम। पर यहाँ पर माता पिता क्या हैं, माता पिता क्या हैं, संज्ञा, और इनकी क्या हो रही है, सेवा हो रही है। सेवा कैसी हो रही है, आजीवन हो रही है, पर ये कभी नहीं बदलेगा, सेवा आजीवन। चाहे आप इसमें मैं प्रयोग कर लो, हम प्रयोग कर लो, हम सभी प्रयोग कर लो, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ इतना नहीं बदलेगा। ऐसे ही संबंध बोचक, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी। यहाँ पे संबंध हो रहा है कि लकड़ी जो है उसके बिना आग नहीं जल सकती किसी हाल में। तो जब आग जल ही नहीं सकती तो किसके बिना नहीं जल सकती, लकड़ी के बिना। तो यहाँ पर क्या होगा, आग क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। इसका समुच्चय बोधक, जिसमें 2 लोगों की बात होती है, जहाँ और का प्रयोग होता है। और शब्द कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा ऐसा ही प्रयोग होगा, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द। और आ जाते हैं विस्मयादि बोधक, जहाँ भी ये वाला साइन लगा हो वो विस्मयादि बोधक है। चाहे आप संज्ञा में पढ़ लें और चाहे आप इसमें पढ़ लें, हर जगह विस्मयादि बोधक में सिर्फ यही है जहाँ पर ये वाला साइन लगा है, एक्सक्लेमेटरी वाला, वो सब क्या है, अभिकारी शब्द। इन वाक्यों में आए आजीवन, के बिना और अरे अभिकारी शब्द हैं। इनके रूप, लिंग, वचन, कारक आदि दृष्टि से नहीं बदले। ये लाइन आप देखिए, मैंने लिख रखी है इसका आंसर। इसके बाद आ जाते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर आपको पता पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं,
जिनके एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों। तो पर्यायवाची ये मैं आपको अलग से ले आऊँगा वीडियो। यहाँ पर कुछ मैंने दे रखे हैं, जैसे पानी को नीर भी कहते हैं, जल कहते हैं, बारी कहते हैं। कमल और बादल, देखो कमल और बादल के पर्यायवाची हम लोगों ने बहुत छोटी क्लास से पढ़े हैं कि इनमें जा और दा का अंतर है सिर्फ। जैसे कमल का नीरज, जलज, बारिज। देखिए ये सारे पानी से रिलेटेड हैं तीनों। पानी को नीर, जल और बारी कहते हैं। कमल में जा लगा दीजिए आप लास्ट में तो कमल के बन जाएंगे। पानी के पर्यायवाची में ही आप कमल के बना दीजिए और उसी में बादल के भी बन जाएंगे। जा और दा का सिर्फ अंतर है। जैसे कमल में जा लग गया तो नीरज, जलज, बारिज, और बादल में दा लग गया तो नीरद, जलद, बारिद। ऐसे ही पर्यायवाची मैं आपको और भी लेके आऊँगा अपने नए वीडियो में। अगले में चलते हैं विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो किसी शब्द का उल्टा जिसमें प्रयोग हो वो विलोम, विपरीत अर्थ प्रयोग आते हैं इसमें सारे अर्थ कैसे होंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो जैसे उन्नत की अवनति, उन्नति का मतलब आगे बढ़ना, अवनति मतलब पीछे हट जाना। उपकार, उपकार मतलब किसी पर उपकार करना, अपकार मतलब किसी की निंदा करना। सुलभ, दुर्लभ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, हर्ष, विषाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कृतज्ञ और कृतज्ञ वाला, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कृतज्ञ और कृतज्ञ वाला। अगला चलते हैं अनेकार्थी और वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द वाले। ये भी किस में आते हैं? अर्थ के आधार पर। ये शब्द रचना में ही पढ़ रहे हैं हम इतनी चीजें। ये सारे क्या हैं? शब्द रचना के सारे बने हुए हैं। और आप सोचिए इनका अलग अलग टॉपिक भी चल रहा है साथ में, पर ये मैंने एक ही बार में आपको सारे कवर करा दिए। अब इसके बाद धीरे धीरे आपको हर वीडियो में कुछ नया मिल जाएगा। इसके मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद आते हैं जिन शब्दों, अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी। देखिए पर्यायवाची, समानार्थी और अनेकार्थी तीनों में बहुत माइनर सा अंतर है। तीनों हैं एक ही चीज, बहुत छोटा सा अंतर है। देखिए एक से अधिक अर्थ और एक से अधिक अर्थ दोनों में आ रहे हैं, पर्यायवाची में भी और अनेकार्थी में। पर अनेकार्थी में सिर्फ अर्थ प्रयोग होता है, पर्यायवाची में उन शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है साथ में। आप समझ रहे हैं ना? तो अनेकार्थी में जैसे पूर्व, पूर्व में क्या है? एक दिशा भी है पूर्व, और एक किसी भी चीज से पहले भी क्या हो जाएगा? पूर्व बोला जाएगा। भाई हम सिर्फ वाक्य के आधार पर इनमें देखिए आप, सबसे पहली चीज अनेकार्थी शब्द जो होंगे वो वाक्य, पूरे वाक्य के आधार पर बदल जाएंगे। पूरे वाक्य के आधार पर कैसे बदल जाएंगे? जैसे पूर्व का ही अर्थ देख लीजिए कि मैं पूर्व में जा रहा हूँ, तब यहाँ पर क्या हो जाएगी? दिशा, कि मैं किसी दिशा में, मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूँ। और अगर मैं कह दूँ कि मैंने अपना काम पूर्व में ही कर लिया, तो यानी कि मैंने अपना काम पहले ही कर लिया। ऐसे ही घट आ जाता, घड़ा और शरीर। ऐसे ही काल आ जाता है, कहते नहीं कि उनका तो काल आ गया था इसलिए वो नहीं रहे। अब काल का मतलब मृत्यु, उनकी मृत्यु आ गई थी, उनका समय आ गया था। दोनों इसमें अर्थ आ रहे हैं एक ही साथ में। कर, जैसे हाथ, किरण और टैक्स। कर को भाई हिंदी में क्या कहते हैं? वो टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कर। जैसे विभिन्न प्रकार के हमारे कर चल रहे हैं, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, तो उनको क्या है? रोड का कर, इनकम का कर। अब हिंदी में तो कर ही बोलेंगे ना उन्हें। अगला आया था तीर, तो ऐसी तीर का मतलब किनारा, और एक तीर का मतलब होता बाण। अगला आ गया वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। जैसे कि कोई बहुत बड़ा वाक्य दे रखा है, उसकी जगह पर हम एक शब्द लिख दें छोटा सा, बस उस शब्द को वो वाक्य, उस वाक्य को वो शब्द पूरा कर देगा। जैसे कि उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, जो सरलता से प्राप्त हुआ सुलभ, जो सरलता से प्राप्त नहीं हुआ दुर्लभ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है इसी में एकार्थी शब्द और समानाभासी शब्द युग्म। जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। जैसे पीड़ा का दर्द, ग्रह का घर, नृत्य का नाच, नाचना या नाच, और सूर्य का सूरज। इस तरीके के बहुत शब्द होते हैं जिनके सिर्फ एक ही अर्थ होता है। उसके बाद आते हैं समानाभासी, मतलब
जो एक तरीके के प्रकट होते हैं। बोलने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक ही शब्द है, पर इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि अन्न और अन्य, दोनों बोलने में एक से लग रहे हैं, पर इनका अर्थ अलग अलग है। जैसे अन्न का अर्थ होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है कोई दूसरा। ऐसे कुल, कुल, ठीक है। तो एक कुल का अर्थ होता है वंश, एक कुल का अर्थ होता है किनारा, तट। मैंने दे भी रखा है यहाँ पे, लिख रखा है ना। तो इस तरीके से मैं इन सभी शब्दों के जो भी आपको पढ़ाए हैं मैंने, इनके सबके अलग अलग वीडियो बना के लेके आऊँगा। और इस वीडियो में मैंने ये सारे कवर कर लिए ताकि आपको पता चले कि किसकी क्या परिभाषा है, किसे कैसे समझा जाता है। बाकी आपको अगले को वीडियो में इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे, तो उन क्वेश्चन से आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।